नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष का साथ मांग रहे हैं तो मोदी के विरोधी उन्हें गाली क्यों दे रहे हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज लगातार तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ देश के 22 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बन चुकी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, यानी इस वक्त भारत की 77.5% से अधिक जनसंख्या उन राज्यों की है जहां बीजेपी की सरकार है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के करीब 72% क्षेत्रफल पर इस वक्त बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का शासन है। ध्यान देने की बात यह है कि मई 2014 में, यानी जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब करीब 21% जनसंख्या पर ही बीजेपी का शासन था, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से यह आंकड़ा सिर्फ 31.5% था। लेकिन बीजेपी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्टी के साथ उसके विरोधियों का रिश्ता ज्यादा कड़वा होता जा रहा है। अब इसका उदाहरण आपको दे रही हूं। अखिलेश यादव के ये सांसद है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो हम आपको सुना नहीं सकते। सांसद महोदय को इस बात पर आपत्ति थी कि पीएम ने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील क्यों कर दी, और इसी विरोध में उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब जैसा कि होता है, अखिलेश यादव ने अपने सांसद की भाषा से खुद को अलग तो कर लिया। बोले मैं इस बयान के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन अखिलेश ये बोलने से भी नहीं चूके कि उनके सांसद ने प्रधानमंत्री के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो दिल से निकला हुआ दुख है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने, पेट्रोल बचाने और स्वदेशी पर जोर देने की अपील की थी। पीएम ने एक और अहम अपील की थी जो विपक्ष के लिए है। मोदी ने कहा कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो एक सरकार, एक दल, एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और इसके लिए हर राजनीतिक दल को आगे आना चाहिए। लेकिन जिस विपक्ष को हार से निजात पाने की दरकार है वो पीएम की इस अपील पर कुछ नहीं बोल रहा है। यानी जो प्रधानमंत्री विपक्ष से उसका साथ मांग रहे हैं उन्हें विरोध और गाली मिल रही। कुछ ही मिनटों में ये बहस शुरू करने जा रही, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुना देती हूं और उन बयानों के जरिए ही सवाल इंडिया के खड़े हुए। हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है उनको जाकर के फेंक दो, लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल हुई है। कि उस भाषा का जवाब हम उस भाषा में दे सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार हम इसके लिए अनुमति नहीं देते। टूटी साइकिल के नेता अखिलेश यादव के इशारे पर अपने मुख पर गालियां लाते हैं, अब शब्द बोलते हैं। ये देश का मुद्दा है और इसके लिए हर नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर सरकार, हर समाज, हर संगठन को संकल्पबद्ध होगा। ये सारे संस्थान बेचारे क्या भूखे मरेंगे? क्या बच्चों की शादियां नहीं होंगी? आप कहाँ ले जाना चाहते हो और कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके? जो राहुल जी ने कहा था वो सब बातें सच साबित हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी। 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिए। पूरा देश इस वक्त सदमे में है।
सवाल इंडिया का है, प्रधानमंत्री की अपील के विरोध में आखिर गाली क्यों दी जा रही है? चुनावी हार से हताश हो रहा है क्या विपक्ष? स्वदेशी की अपील पर आपत्ति क्यों है? विरोध के लिए विरोध करता है क्या विपक्ष? और विरोध की राजनीति व्यक्तिगत नफरत में कब तब्दील हो गई? क्योंकि जिस तरह के आरोप, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, आरएलडी के महासचिव वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं, अनुमा आचार्य जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता है आरजेडी के। थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फराज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, आज का दिन तो ऐसा है, आपके नेता ने कम से कम ऐसा बना दिया है कि शुरुआत आप ही से कर रही हूं। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की प्रधानमंत्री के लिए, मैं मान सकती हूं आप सहमत नहीं है, मैं ये भी मान सकती हूं आप प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या हासिल कर लीजिएगा? सुचारिता जी, देखिए, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है और ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए या इस देश के नेता विपक्ष के लिए अगर कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको हम अप्रूव नहीं करते हैं। या इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अगर उसको आतंकवादी की बहन कहा जाता है, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, तो ये सारे बयान ठीक नहीं हैं। हम सुचारिता जी इसका खंडन करते हैं। आपने, अच्छा, सोफिया कुरैशी की आप बात याद दिला रहे हैं। सर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब आप एक गलत है तो उसको दूसरे को गलत याद दिला के सही नहीं होता है। वो भी भाषा गलत थी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाषा की जो गरिमा है, वो भाषा की गरिमा बना के साथ ही आप दूसरे से सवाल कर सकते हैं, वरना आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये जो बात, अभी मैंने ये बयान दिखाया आपके सांसद साहब का, बहुत से लोग हैं शाजिया जी, देखिए हमने तो लोगों से बात की है, बहुत सी महिलाएं हैं जो कह रही है कि भाई हम तो सोना खरीदेंगे, हमारे घर में शादी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपील की है तो अगर जितना मान सकते हैं हम मानेंगे, अपील ही है। लेकिन जिस तरह का एक साथ चाहिए विपक्ष का, वो आपको नहीं मिल रहा है। आप, मुझे नहीं पता कि जनता पर इस लोगों का अपील का कितना असर होगा, लेकिन विपक्ष का तो साथ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बड़ा क्लियर है। देखिए, देश का साथ मिलना, देशवासियों का साथ मिलना और देश के लिए वो साथ मिलना ज्यादा जरूरी है। सुचरिता जी, आपको और जितने भी आपके पैनल में इस वक्त जितने भी लोग शामिल हैं, सबको प्रणाम और आदाब अर्ज़ है। और मैं कहूँगी, कोई भी जबरन, जैसे कि एक बार गोल्ड कंट्रोल एक्ट थोपा गया था 68 में, ये वो नहीं है। ना ही ये इंदिरा गांधी जी की अपील है, ना ही मोरारजी देसाई की अपील है, ना ही ये वो अपील है जो मनमोहन सिंह जी ने की या पी चिदम्बरम ने की, जब फॉरेन रिजर्व को लेकर इश्यूज थे और बहुत ही दबाव था। ये एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय हित में लिया गया एक अपील है। और गांधी जी की बात हमने सुनी थी, मोरारजी देसाई की सोच की याद दिला देते हैं, लेकिन आज का भारत 1960 के दशक वाला भारत नहीं है। 91 के बाद उदारीकरण हुआ, भारत डिजिटल रूप से पूरी तरह से देखिए जुड़ा हुआ है और हमारे पास, आम नागरिक के पास निवेश के कई और साधन हैं। तो और इसी अपील के चलते विदेश, जो ये पक्ष कुछ भी कहे, बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या रही है? ज्वेलरी कंपनीज के शेयर गिरे, क्योंकि निवेशक भी मान रहे हैं कि सोने की मांग में कमी आ सकती है, चाहे मन से हो या सामाजिक दबाव से हो। और कोई जबरन ही किसी पर थोप नहीं रहा है। जिसके घर में शादी होगी, जरूरत होगी, वो जाहिर सी बातें खरीदेगा। अगर जरूरत नहीं है तो इस वक्त वो ना की जाए, क्योंकि हम डॉलर से पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि रुपए पर बहुत ज्यादा दबाव है। दूसरी बात, मेरा सवाल है, जो रोजाना यहाँ पे छाती पीट कर आते हैं आपके चैनल में सुचरिता जी, और क्या कहते हैं, क्या हालत हो गई रुपए की, डॉलर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, अब उसी को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो भाई, अकलबड़ी की बहस। अब जरा खुद सोचिए, जो चीज देश में बनती नहीं है, जिसके चलते डॉलर का भाव बढ़ता है और हमारा भाव गिरता है, जाहिर सी बात है, अब ख्याल रखेंगे। कुछ ही वक्त की ये बात है। और इतिहास भी ये बताता है कि भारत में सोने का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लेकिन करोड़ों लोग भारतीयों के लिए बचत की बात है, महंगाई की सुरक्षा की बात है। लेकिन अभी अगर थोड़ा हम लोग संयम बरतेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो जाहिर सी बात है, आयात में जो है अगर थोड़ी कमी आएगी, तो जाहिर है मामला हमारे लिए अच्छा है। नहीं, देखिए, वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए मैं अनुमा जी के पास जा रही हूँ। अनुमा जी बताइए, जो वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए अपील की गई है, डिमांड नहीं की गई,
अपील की गई है कि अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप सोना ना खरीदें तो अच्छा रहेगा, अगर आप ईंधन बचाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अपील है मैम, अपील से कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री 2 दिन में ये अपील 2 बार कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये, और इसके साथ साथ सरकार ये भी बता रही है कि सप्लाई चेन्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप इसे अपील की तरह वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए सहयोग क्यों नहीं करते? सुचरिता जी, आपको हर दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस देश में मिसाल रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देशवासियों से कहा था कि 1 दिन का उपवास करना, तो सबसे पहले अपने परिवार से कहा था कि 1 दिन आज आपको खाना नहीं मिलेगा, और जब परिवार ने उसे झेल लिया तब उन्होंने देशवासियों से कहा। मैंने तो सोचा था पहले प्रधानमंत्री अपनी मर्सिडीज में बात को अलग करेंगे, बुल्गारी के चश्मे को अलग कर देंगे, सबसे पहले मोवाडो की घड़ी को निकाल देंगे, गुच्ची के जूतों को अलग कर देंगे, उसके बाद अगर वो कहते हैं तो उनकी बात में वजन होता। लेकिन प्रधानमंत्री खुद 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी घूमने में कोई तो कमी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इतने दिनों से जब ये वैश्विक परेशानी चल रही थी, तब तो झूठ बोल बोल के देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, और तब शेयर बाजार को जबरदस्ती कभी बूस्ट, कभी नीचे, कभी कुछ किया जा रहा था। देश की जनता के साथ बहुत धोखा किया है प्रधानमंत्री। नहीं, आप बोल रही हैं उन्होंने झूठ बोला, कौन सा झूठ बोला मैम? सुनिए ना, अरे सुनिए, तो एक आपसे बात कहनी है। आपके जो ये चिट्ठी, जो आपके प्रश्न बनाते हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं बनाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विश्व में वाकई संकट चल रहा था, तब उन्होंने अर्थव्यवस्था पे ध्यान क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने आज ये अपील क्यों की? अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया है। देखिए, जो प्रश्न बनाते हैं वो सुन भी रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात। इकोनॉमी है मैडम। नहीं, आपको प्रश्नों से दिक्कत है, आपको जो प्रश्न पूछना है, इसीलिए मैम मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप इस मंच पर प्रश्न पूछ सकें, इसीलिए तो ये डिबेट का फॉर्मेट है। लेकिन मेरा सवाल है, आपने कहा प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा झूठ बोला मैम? आज बताइए ना, कौन सा झूठ बोला? कह तो रही हूँ, प्रश्न ये होना चाहिए कि क्यों वित्त मंत्री से अर्थव्यवस्था नहीं सधी, क्यों जिस समय मैम मैंने अभी बोला, आपने बोला प्रधानमंत्री जनता को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे थे, तो झूठ कौन सा बोला? झूठ उजागर करिए मैम। सुनिए ना, एक और चीज, एक और आपसे बात कहना है, मुझे खास बात कहनी है ना। आप ये कह रही हैं कि विपक्ष साथ क्यों नहीं देता? मैं पूछती हूँ, प्रधानमंत्री विपक्ष को सम्मान क्यों नहीं देते? आज तक नहीं दिया। जब आप किसी को सम्मान नहीं देते और आप चाहो कि वो आपकी अपील पर ध्यान दे, अरे ऐसा बिल्कुल असफल प्रधानमंत्री जिसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, जिसकी वित्त मंत्री नाकारा साबित हुई, ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपील का हक नहीं है। अभी आप आरोप लगा रही हैं अनुमा जी, मैंने आपसे कहा कि मंच है, आरोप लगाइए, क्योंकि ये डिबेट इसीलिए की जा रही है कि आपके मुद्दे सामने आए, सरकार उस पर जवाब दे रही है। लेकिन आपने जब बोला कि झूठ बोला, तो बात कहकर निकल नहीं सकती मैम। आप क्या झूठ बोल रहे हैं, जरा बताइए ना, जिससे लोगों को भी पता चले कौन सा झूठ बोला वैश्विक परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने? फिर अपील करना चाहिए, उन्हें पहले माफी मांगना लीजिए। अब आप फिर उस पर आ गई। झूठ नहीं मैम, ऐसे बोलकर निकल नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर शाजिया जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कोई आरोप लगाएंगी तो मैं उनसे भी बोलूंगी कि उसको उजागर करिए। वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलकर निकल मत जाइए, सबूत दीजिए, कौन सा झूठ बोल रहे हैं वो एक अपील कर रहे हैं, और इस अपील में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं मैम, मत खड़े होइए उनके साथ। आप बोलिए हम नहीं खड़े हैं साथ, आप ये बोलिए, लेकिन ये मत कहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बार मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, क्या झूठ बोला है प्रधानमंत्री जी ने? बात का क्या बुरा मानना है, इनके नेता भी कुछ का कुछ बोलते हैं। सुचरिता जी मुझे बुलवाओ। हाँ मलूक जी, आप ही के पास आ रही हूँ, बोलिए ना, बोलिए मलूक जी बोलिए। जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या सुनना है, क्या बुरा मान रहा है, ये तो हमेशा दूसरे को कह के कि उन्होंने झूठ बोला और खुद झूठ बोलते हैं। अभी बात चल रही थी शादियों की, अरे सिंपल सी बात है, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी 1,66,000 पर तोला था रेट, फिर 1,60 हो गया अगले दिन, उसी दिन, और अगले दिन हो गया 1,52,000। अगर 1 लाख से कम रेट आ जाए सोने का और गरीब लोगों को शादी करने में बहुत आसानी हो जाए, तो क्या कांग्रेस गरीब लोगों के खिलाफ है? और अगर देश की इससे
मुद्रा कोष मजबूत हो और देश मजबूत दिखे, तो क्या कांग्रेस देश को बाहर कमजोर दिखाना चाहती है? फिर कहते हैं अब क्यों कह दिया, पहले कहना चाहिए था। तो क्या हम ये माने कि ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों और कमजोरों और जो लोग बहुत सही तरीके से आ रहे हैं, तो क्या उनको तेल सस्ता देके गुनाह कर दिया? इनको बीच में रोको सुचेता जी, नहीं ये सांसद विधायक रहते नहीं है, पता कुछ है नहीं, इनको बीच में रोको प्लीज। नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं प्लीज बीच में रोको इनको। अनुमा जी मैं इसके बाद जवाब देने के लिए आऊंगी आपके पास। तो क्या ये देश को पिछले दिनों तेज रेट पे तेल और पेट्रोल खरीदवाना चाहते थे, और जब 24 मार्च को देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसे हालात होने की संभावना है, तो इन्होंने शोर मचाए थे। तो आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? पहले बताना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था, चुनाव की वजह से पहले नहीं बोला, अब बोल रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? अगर देश को मजबूत करने के लिए, और वो एक सुझाव दे रहे हैं, कोई मैंडेटरी नहीं करा, कोई थोपा नहीं, कोई कानून नहीं बनाया, कोई सख्ती नहीं हो रही, तो इन्हें अब दिक्कत क्या हो रही है? देश के गरीब लोगों को सुविधा मिले नहीं चाहते? अच्छा, एक तेल और घी जो बाहर से आते हैं उन्हें कम करें। अगर वो जो फैट एक्स्ट्रा है, अगर खाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तर्ज पे अगर ये बात कही कि उनका थोड़ा सा कम करें, अगर लोगों की सेहत अच्छा रहेगी, तो क्या नहीं चाहते देश के लोगों की सेहत अच्छा रहे? इसका मतलब हम ये माने कि देश के लोग बीमार हो, ये चाहते हैं, ये देश का मुद्रा कोष कमजोर हो, ये चाहते हैं, ये देश के गरीब लोगों को सोना मंदा मिले और इनको उनके गरीबों को सुविधा हो, ये नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं कांग्रेसी? अच्छा, क्या चाहते हैं भाई? अनुमा जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं क्या चाहते हैं आप? देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कहने वाले आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये जनाब की बात में इतना विरोधाभास है। खुद कह रहे हैं कि सोने के दाम कम हो गए तो गरीब खरीद सकते हैं, यानी कि आप खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर अमल ना हो। खुद ही एक विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं, इसी चैनल पे दे रहे हैं। दूसरी बात यह है जो हम कह रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, वैसे ही सोने के जो कारीगर है 1 करोड़ नौकरियों के ऊपर आज आई। क्या वो देश नहीं है? 1 करोड़। मैं कहना चाहता हूँ अपने G23 ग्रुप को संभाल लो, कांग्रेस में जो विरोध संभाल लो, जो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं उन्हें संभाल लो। कांग्रेस कहते हैं प्रधानमंत्री, ये नहीं समझ में आता, कहते हैं प्रियंका गांधी जी, उनको संभाल लो। आप शशि थरूर को संभाल लो, आप खड़गे ऐसे समझ नहीं है। अध्यक्ष बनते उनको संभाल लो, अध्यक्ष नहीं बना उसको संभाल लो। आपका नेता देश की संसद में मेरे साथ कहता है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ। आज देखिए सवाल एक नहीं है, सवाल ये भी है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय जी को भी स्क्रीन पर लीजिए भाई, 1 मिनट सुनिए। विपक्ष साथ नहीं दे रहा है लेकिन जनता साथ दे रही है। मृत्युंजय जी, आज ही शपथ ग्रहण असम में हुआ है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि देखिए, पहले अगर नीतियां पसंद नहीं है तो मृत्युंजय को लीजिए ना, मृत्युंजय जी को। अगर आपको नीतियां पसंद नहीं है तो पहले इन्हें पराजित कीजिए ना, फिर अपनी नीति लागू करिए। अब पहले आप इन्हें पराजित भी नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें पराजित कीजिए, सरकारें बनाइए और अपनी नीतियां लागू करिए। देखिए सुचरिता जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। कि जनता परेशान है, लेकिन मशीनरी तंत्र से जीते हुए लोग सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जनता को अपनी नाकामी का पूरा बोझ दंश इनका जनता झेलेगी। पहले भी कोरोना काल में सब लोगों ने देखा, दिया जलवाई, ताली पिटवाई, इसके बाद क्या हुआ। और आज भी जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद अब 21 से 25 तक ही आप निकाल लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे पर कितने खर्च हुए, और ये कितना रैली, कितना शपथ ग्रहण, 5 वर्षों में 5 शपथ हो गया हमारे बिहार में। अब आप सोच लीजिए कि बिहार में 5 वर्षों में 5 शपथ ग्रहण करने वाले लोग कितना खर्च किए होंगे, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाए होंगे। अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि जनता को सोना मत खरीदिए, तो पेट्रोल मत कीजिए। इसका मतलब अर्थव्यवस्था को इन्होंने जर्जर कर दिया है, देश की जो हालत कर दी है। इसलिए यही तो सवाल उठता है, जनता परेशान है,
किसके बाद इनको सत्ता मिल रही है। पहले कहते थे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र तो इन्होंने नहीं, अब आपका जो सवाल है मृत्युंजय जी, मैं जरा ये सवाल लेना चाहती हूँ। आपने ये सवाल करा और मलूक जी अगर इसका आप जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि शाजिया जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि सवाल वो बीजेपी से पूछ रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि भाई 2-2 शपथ ग्रहण बिहार में करने की क्या जरूरत थी, अगर आप लोगों को इतना भव्यता नहीं चाहिए थी पहले तो कर दिया। इतना भव्य शपथ ग्रहण बिहार में क्यों किया? वो वहां से आते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। शाजिया जी इसका जवाब दीजिए भाई। देखिए, पूरी तरह से हर जगह ऑस्टेरिटी मेजर्स देने की जरूरत है और इसीलिए जितने भी सरकारी महकमे हैं, जो भी फॉरेन ट्रैवल है, बाकायदा इसके आ रहे हैं लगातार नोटिफिकेशंस भी और अपडेट्स भी, और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि वो नहीं लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है। और कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है या हमारी सरकार कर रही है? भाई साहब, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आपने सुना है एक मुल्क है ईरान, एक दूसरा मुल्क है इजराइल और एक मुल्क है यूएस। आप जानते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट है? आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में सुना है? आप जानते हैं कितना तेल वहां से आता है? 20% से ज्यादा उस पर है और उसमें वहां पे तनातनी बनी है, युद्ध के हालात है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए पूरी दुनिया भर में हाहाकार है। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो उसका प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या ताल्लुक है? और अगर देश के हमारे प्रधानमंत्री देश की फिक्र करते हुए बाकायदा देशवासियों को कह रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए धैर्य रखो, तो उसमें क्या हर्ज है? क्या आप जानते नहीं पूरे विश्व में क्या हुआ है? चाहे वो इंग्लैंड हो या जर्मनी हो या मीटलेस वनडे हो या ग्रेट डिप्रेशन जो था अमेरिका में, तब क्या हुआ है? कुछ पता भी है आप लोगों को? क्या आपको प्रधानमंत्री ये जवाब ही जो हालात है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज जो वो बात कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है कहना कि प्रधानमंत्री जी की अपील आम लोग सुन रहे हैं, लेकिन पहले तो मंत्रियों को सुननी चाहिए मलूक जी, वे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो उदाहरण सामने पेश करेंगे। आज मेरे पास एक तस्वीर आई, रामदास अठावले मेट्रो में जा रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी, मैंने थोड़ी देर पहले देखी है। वो मेट्रो में जा रहे थे टिकट खरीद के, अब और वो ये कह रहे थे कि ये पीएम ने कहा है तो ये चीज हमें करनी चाहिए। मैं अगर उन्होंने एक तस्वीर दी और उदाहरण के रूप में भी पेश करने की कोशिश की, ये बड़ी अच्छी तस्वीर थी, तो पहले दिखी ऐसी तस्वीरें तो आम लोग भी करेंगे भाई। मलूक जी देखिए सुचेरिता जी, जब से देश आजाद हुआ और पहला चुनाव हुआ, जब से देश की संसद का नाम संसद पड़ा, जब से लेके अब तक कभी नहीं हुआ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार की बत्तियां हटा करके सारे मिनिस्टर सिंपल एक जाते हैं। हम सांसद लोग 3-3, 4-4 एक कार में बैठ करके जाते हैं, और अगर इनको शपथ समारोह से दिक्कत है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, माना ये हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, पर शपथ समारोह में इकट्ठे हो लोग और वहां जाएं और उसमें कोई खर्चा अलग से ना हो, उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों की अब सोच कहां चली गई। तिवारी जी व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर मैं इनको अपील करूंगा ये कांग्रेस की नकल ना करें और कांग्रेस के जैसा ना बोले, इनको अलग तरीके से देश के लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक और डिटेल दे रही हूँ, फिर फराज जी आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मृत्युंजय जी आ रही हूँ, अनुमा जी के पास भी जाना है, सब बोलना चाह रहे हैं, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। मैं एक बार एक डिटेल और देना चाहती हूँ। अब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, मलेशिया में तकरीबन 56% बढ़ोतरी, हमारे पड़ोस के मुल्क में ज्यादा उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, मायने नहीं रखता, लेकिन 55% बढ़ोतरी वहां पर भी हुई है। यूएई में 52%, अमेरिका में जो इस युद्ध का करता धरता है 45% बढ़ोतरी हुई है, कनाडा में 32%, चीन में 22%, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में 19% तेल के दाम बढ़े हैं और जर्मनी में 14% हुई। अब मैं ये जो दाम आपको बता रही हूँ, ये दाम अलग अलग देशों में बढ़े हैं, भारत में नहीं बढ़े। और भारत जो पेट्रोलियम मंत्री है वो बार बार इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने इसको अंडर कंट्रोल रखा है। तो इसको फराज जी उपलब्धि कहूं या कहूं कि सिर्फ बयानबाजी है? भाई हकीकत तो है ये, जब बाकी देशों में बढ़ रहे हैं भारत में नहीं बढ़े हैं। फराज जी। हाँ सुचारिता जी, देखिए क्या होता है कि कभी भी हम लोगों को एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने अभी यूएस की बात की, शायद ब्राजील की भी बात की, इको बहुत ज्यादा है। एक आम भारतीय नागरिक यानी कि सुचारिता जी और मैं, एक आम जो भारतीय नागरिक है वो अपनी टोटल कमाई का 17% फ्यूल पर खर्च करता है, ये आप चेक करिएगा जो मैं बता रहा हूं।
और यूएस में ये 2% से भी कम है, चाइना में ये लगभग 30% है और ब्राजील में लगभग 4% है। तो ये कंपैरिजन हम एप्पल टू ऑरेंज नहीं कर सकते हैं और टैक्सेस का बहुत बड़ा खेल है। एक बात जरूरी है सुचारिता जी, मैंने अभी क्या नाम है आपके चैनल पे भी देखा, एक भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं और शायद मैंने अभी आपके स्क्रीन पर भी देखा है, बट आई एम नॉट श्योर, कि इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि डोंट बाय गोल्ड, इंदिरा टेल्स ये हो रही है फॉर नेशनल हमारे देश में। ये निशिकांत दुबे जी ने भी, अच्छा एक सेकंड मलूक जी उन्हें ये, अरे सर सुनिए तो सुचारिता जी, ऐसे नहीं, मलूक जी एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए फिर। ऐसे नहीं, ये निशिकांत दुबे जी ने भी अभी ट्वीट किया है, लेकिन द हिंदू ने इसका जो खंडन है वो कर दिया है और द हिंदू लिखता है कि अ डिजिटली ऑल्टर्ड इमेज परपोरेटिंग टू बी द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू जून 6, 1967 इज करंटली सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। यानी कि ये AI जनरेटेड है सुचारिता जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको इस देश के लोगों को वर्गलाने के लिए AI से जनरेट करके यहाँ के सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सर्कुलेट किया और शायद मैंने आपके चैनल पे भी अभी देखा, अगर नहीं देखा होगा तो माफ करिएगा। सर मुझे नहीं पता है, मैंने कोई अखबार की क्लिपिंग नहीं दिखाई और ना मैं दिखा रही हूं। मैंने तो सिर्फ ये जो तथ्य हैं वो सामने रखे, आपके सांसद की गाली हमारे सामने थी वो रख दी, उस पर आप बड़े सीधे से बड़ी कन्वीनियंटली निकल गए कहते हुए कि इस भाषा को हम एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन भाषा आपके सांसद की थी, कोई आम आदमी नहीं, ये सांसद हैं और अपील जब की जा रही है वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है तो मतलब लोगों के सामने प्रत्यक्ष है ना। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने अपील तो की थी, मुझे नहीं पता वो हेडलाइन हिंदू की थी कि नहीं थी, मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन अपील तो की थी, ये तो एक सच है या उसको भी नकार रहे हैं? सुचारिता जी, जो क्लिप चली थी और अभी आपकी डिबेट में भी चली, मैंने देखी थी, आप रिवर्स करके देखिएगा, वो अब हो सकता है गलती से भी चीजें हो जाती हों, लेकिन जो इस देश के सांसद महोदय हैं निशिकांत दुबे जी ने AI जनरेटेड क्लिप चलाई। अब अनुमा जी ने अभी एक बात बोली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, सुन लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अनुमा जी ने सही बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो झूठे वादे करते हैं, पूरा अनुमा जी ने जो बोला ना, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये पूरा वर्ड। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी और उन्होंने क्या कहा था उससे कि जाली नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी, करेंसी सर्कुलेशन जो है वो काफी कम हो जाएगा और इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको 3 आंकड़े देता हूं। नोटबंदी 2016 के बाद 2017 से लेकर के अब तक 638 करोड़ रुपए के जाली नोट अब तक के जब्त किए जा चुके हैं। 2022 में ये आंकड़ा 382 करोड़ था। 2024 में जो जाली नोट, फर्जी नोट, फेक करेंसी जो जब्त की गई वो 2016 के बाद से 3 गुना थी और इस देश का जो आइडियल स्टेट है गुजरात, वहां से 356 करोड़ रुपए की फेक करेंसी पकड़ी गई। दूसरी बात करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो आरबीआई के डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल मई तक 174 बिलियन रुपए यानी कि 17,400 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जिसकी वैल्यू 42 लाख करोड़ थी। आप समझिएगा, लगभग हमारे बजट के बराबर और 2016 की तुलना में 137% की वृद्धि है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके इस देश के लोगों को लाइन में लगाया और झूठ बोला कि इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी, मगर उसका जो रिजल्ट आया वो उसका बिल्कुल विपरीत आया। तो अनुमा जी ने क्या गलत कह दिया? दूसरी बात, एक 20 सेकंड और दे दीजिएगा, 20 सेकंड मुझको आप ये दीजिएगा कि सुचारिता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपील की है इसमें विपक्ष के लोगों को चलिए उन्होंने लूप में नहीं लिया, कोई बात नहीं, विपक्ष तो दुश्मन है। आपने भी अभी कहा सुचारिता जी कि आप लोग पहले इलेक्शन दीजिए, इन अ सेंस तब ज्ञान बांटिए, लेकिन विपक्ष नहीं, ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा, नहीं फराज जी, मैंने ये नहीं कहा पहले इलेक्शन जीतिए फिर ज्ञान बांटिए। अगर आपके ज्ञान की जरूरत नहीं होती तो डिबेट में इनवाइट नहीं कर रही होती सर, ऐसे मत बोलिए। मैं ऐसे इस तरह से अपने मेहमानों के लिए कभी नहीं कहती हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि चुनाव में हराइए और अपनी नीतियां लागू करिए, उनकी नीतियों में इतनी दिक्कत है तो ये कह रही हूं मैं।
हाँ, लेकिन प्रॉब्लम देख, सुनिए सुचारिता जी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का एक रोल होता है। बिल्कुल होता है। जो विपक्ष का रोल ये होता है कि हम सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। अब मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का ये रोल होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन ये भी तो कहिए कि ये भी रोल होता है कि जब देश के लिए कोई अपील की जाए देश हित में, तो उसका समर्थन करें। मैं तो यही समझती हूं। मैं ये कतई नहीं कहती कि जनता को गोल्ड खरीदना बंद कर देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं भाई। और मैं ना प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि गोल्ड मत खरीदो, वो उन्होंने अपील की है। ये नहीं कहा है कि ये एक डिक्टम है, ये नहीं कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, ये नहीं कहा है कि आप कारपूल ही करेंगे, ये कहा है कारपूल करिए अगर आप कर सकते हैं तो अपील और डिमांड में एक फर्क होता है, या फिर थोपने में एक फर्क होता है। वो शायद वो एक बड़ी पतली सी रेखा है सर, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मलुक जी जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सवाल पूछो, तो वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और विपक्ष का काम है अगर कहीं पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी रह गई है, कहीं गलती रह गई है, उसमें सवाल पूछो, सुझाव दो सकारात्मक तरीके से, जो देश के खिलाफ ना जाए, जो देश की जनता के खिलाफ ना जाए। और जो सवाल देश के खिलाफ जाएं, जो सवाल देश की जनता के खिलाफ जाएं, वो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग युद्ध के समय पे ऐसे प्रश्न पूछते थे पाकिस्तान के फेवर में, जहाँ देश के खिलाफ जाए, ऐसा ही अभी घटना आई है। जब देश के लिए मजबूती दिखती है, इस पर भी सवाल उठाने, तो क्यों? अगर गरीब लोगों को अगर सोना अगर सस्ता मिलता, शादियाँ हो, तो उन गरीब लोगों के खिलाफ क्यों? मैं एक ही सुचरिता जी आज बात कर रहा हूँ आपके नेशनल टेलीविजन पे। इनकी बहुत सारी बातें आप ये मान लेते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की, जो ये सवाल पूछते हैं। मुझे एक सवाल इनसे काउंटर में पूछना है। अगर आपको ये पता है कि आप ताकतवर नहीं हो और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो आपका जो गठबंधन पहले यूपीए था, आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, क्या देश में इकट्ठे होकर आप चुनाव लड़ सकते हो? क्या देश के किसी भी प्रदेश में आप इकट्ठे होकर चुनाव लड़ सकते हो? अगर नहीं लड़ सकते तो तुम्हारी लड़ाई एनडीए से नहीं है, नरेंद्र मोदी से नहीं है, आपस में राहुल गांधी जी की, अखिलेश जी की, ममता जी की, केजरीवाल जी की लड़ाई है। आपस में खूब लड़ो, पर देश की जनता को माफ करो। इनके हित की बात आए तो बगैर मतलब की खिलाफत मत करो, देश को माफ करो। देश को मजबूती से दिखाने की बात आए तो ऐसी बात मत करो जो एक चीज में जाए। नहीं तो जो अपील उन्होंने की है, आने वाले समय में आपकी जो अपील उन्होंने की है, उनमें से सबसे ज्यादा दिक्कत किस अपील पर हो रही है? मुझे लगता है सोने वाली अपील पर हो रही है, क्योंकि जो बाकी अपील है कि ईंधन को बचाइए, कारपूल कीजिए, इसमें तो मुझे लगता है आम समय में भी अगर कोई कहे तो इसमें दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। अनुमा जी और शाजिया जी को प्लीज स्क्रीन पे ले आई। मैं ये पूछ रही हूँ अनुमा जी, अगर आम समय, मैं कह रही हूँ वैश्विक संकट नहीं है, आम दिन है, उसमें भी अगर कोई अपील करे कि कारपूल कर लीजिए, ईंधन बचाइए, वर्क फ्रॉम होम की अपील वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी के लिए विदेश यात्रा टाल दें, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा हल्ला तो शायद सोने पर हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं भाई सोना तो घर में शादियां हैं, सोना खरीदने से कैसे रोकेंगे? अगर ये कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ पीछे से कुछ खेल होगा, ये कहा जा रहा है अनुमा जी। आपने थोड़ी देर पहले एक पैरवी करते हुए कहा था कि भारत में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, डीजल के फ्यूल के दाम नहीं बढ़े। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 के बाद से इस सरकार ने हर साल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब 3 लाख प्लस करोड़ रुपए हर साल कमाए हैं, और वो 3 लाख करोड़ अगर आप 6 साल के जोड़ेंगी तो 24 लाख करोड़ इस सरकार ने कमाए हैं। तो अगर नहीं बढ़ाती है तो हम पे एहसान नहीं कर रही है। जरूरी था इसलिए नहीं बढ़ा रही है, और नहीं, और हमारे देश में एक पैसा भी नहीं बढ़ा। हम इस देश के तारीफ बीच में आप ना बोले। अब अच्छा मारिका जी, दूसरी बात, अनुमा जी बोल रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी ना। सबसे ज्यादा खर्चीले और डिजाइनर प्रधानमंत्री जी का बोझ उठा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए उनके ऊपर प्रतिदिन खर्च होता है। मैं उनकी सिक्योरिटी को छोड़ के बात कर रही हूँ, उनके कपड़े, उनका रखरखाव, उनकी मर्सिडीज, उनका जहाज, इन सब चीजों पे आपको सिर्फ जहरीली बातें मोदी जी के खिलाफ कहनी है, और आप जानते हैं कि कहा जा रहा है वो जरूरी है। अभी वक्त की जरूरत है, माहौल ऐसा है, एक ऊर्जा संकट है, पूरे देश पर नहीं पूरी दुनिया में है। उदाहरण देना चाहिए, सबसे पहले उनको उदाहरण देना चाहिए कि मैंने ये कटौती अपने खर्चों में की है,
जबकि हमारे देश पूरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होगी, आपको क्यों लगा नहीं होगी? हमारे मतलब देश के समझ में नहीं आ रहा है करवाने की। अभी अनुपमा जी सुन लिया कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा वैसे ही सोने के दाम कम हो गए। कभी कहते हो सोने के दाम गरीबों के लिए कम कर दिए, कभी कहते हो सोना मत खरीदो। आप क्या कह रही हैं? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आपको ये भी नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मत पड़ो। आपने बिल्कुल इसका ऑपोजिट अभी बताया। डिमांड पर कमोडिटी बैंक में प्रधानमंत्री जी आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? अगर सोने की जनरल ने भी कम होगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई कम होगा। देखिए मेरी कोशिश है कि आप दोनों ऐसे बात रखें कि दर्शकों तक जा सके। अगर इस तरह होगी तो बात नहीं जा पाएगी। मैंने अनुमा जी आपकी बात सुनी। अनुमा जी जो आरोप लगा रही है तो सीधे प्रधानमंत्री पर लगा रही है। शाजिया जी एक सेकंड जवाब ले लूं शाजिया जी का। नहीं देखिए मैं यही समझना चाह रही हूँ कि ये कहना क्या चाह रही हैं। हाँ। अब कहने को है नहीं इनके पास। दुनिया फैजान किदवाई साहब जो है, फराज किदवाई साहब, उनको डीमोनेटाइजेशन पे चले गए, ये प्रधानमंत्री पे चली गई, दुनिया भर की बातें कर रही हैं। बुनियादी जो सोच है डिमांड एंड सप्लाई को लेकर, फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर को लेकर, और किस वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्यों एडिबल ऑयल्स पर फर्क पड़ सकता है, आम इंसान की रसोई पर फर्क पड़ सकता है, सोना देश में बनता नहीं है इसलिए आयात करने के लिए हमें कम करना पड़ेगा ताकि हमारा रुपया जो है मजबूत रहे। तो ये बुनियादी बात नहीं समझ पा रही है। सब लोग समझ आप लोग पहले से ये पैरवी अगर कर लेते तो आज लोगों को के पास जानकारी होती। अचानक आकर वो 8 बजे जो डिक्लेयर और इस बार तो अलग से राष्ट्र को नहीं, पर ये सुनिए मेरी प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, क्या ये सही नहीं है? फराज जी को भी लीजिए एक बार। अनुमा जी सुनिए मेरी बात। क्या ये सही नहीं है फराज जी? जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, मलूक जी और फराज जी को ले लीजिए। फराज जी इस वैश्विक परिस्थितियों से तो कोई देश अछूता नहीं है। अब जो बात बार बार कही जा रही है, थोड़ा हमारे दर्शक भी समझे ना इस बात को। सरकार ऐसी कौन सी तैयारी कर लेती जो उसने नहीं की, जिसके चलते आज अपील कर रही है? आप लोग कह रहे हैं कर लेते तो आज बेहतर होता। मुझे ये बताइए इस दुनिया में कितने देश हैं, मैंने तो अभी सिर्फ फ्यूल प्राइस का एक उदाहरण दिया है, कितने देश हैं जो कटौती कर रहे हैं? क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों में तेल महंगा हो रहा है। तेल महंगा होगा तो उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि तेल के बिना तो गाड़ी नहीं चलती, जीवन की गाड़ी नहीं चलती। तो अगर अपील की जा रही है, आप लोगों ने उस अपील पर इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं ये मान सकती हूँ कि भाई एकदम से कहना कि सोना मत खरीदो, इससे किसी को भी लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन एक अपील है उसको आप सवालों के घेरे में रखेंगे और ये बोलेंगे कि देखिए कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया इसलिए अपील करनी पड़ रही है। कौन सा काम करते प्रधानमंत्री बताइए? हाँ देखिए सुचारिता जी, दो चीजें हैं। कौन सा काम करते, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने एक टारगेट लिया था कि 2022 तक जो हमारे कच्चे तेल की जो डिपेंडेंसी है वो हम 2022 तक 67% कर देंगे, 67%। यानी कि जो डिपेंडेंसी 2014 में 77.6% थी उसको 10% से घटा करके 67% कर देंगे। लेकिन कितनी डिपेंडेंसी है आज 2025 में? 88.2%। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो टारगेट लेती है, वो टारगेट कैसे लेती है, कहां से लेती है, उस पर क्या काम होता है किसी को नहीं पता, अपनी ही बातों में ये फंस जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात यह है कि जो हम कच्चे तेल का जो उत्पादन करते हैं 2014 में 37.8 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन होता था और 2025 में यह घट के 28 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, यानी कि 26% से कम हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो 14.2% से बढ़ गई और हमारी जो जो उत्पादन है वो 26% से कम हो गया। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब आपके पास समय नहीं है, वरना मैं ईवी के लिए भी पूरा आपको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईवी के ऊपर हम लोग को बोला है उस पर भी बता देता। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका इस देश की जनता के ऊपर, इंक्लूडिंग ऑन माई सेल्फ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, उसका बड़ा असर पड़ता है। मैंने आज से अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, मैं स्कूटी से चलने लगा। हो सकता है ये आपको अजीब लगे, सुना नहीं, फिर से बताइए। क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैंने सुना नहीं है, फिर से बताइए। मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय, आपने सुन लिया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं इस देश की जनता को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका देश की जनता के ऊपर इंपैक्ट होता है। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, मैं स्कूटी से चलने लगा। अच्छा,
आपको मैंने दोबारा बता दिया। हाँ। अब क्या है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाओ, लोगों ने ताली बजाई। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली पीटो, लोगों ने थाली पीटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा टॉर्च जलाओ, लोगों ने टॉर्च जलाई। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देश के लोग ऐसा करेंगे। हाँ। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? हाँ। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं सुचरिता जी, वो कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं खाली मिडिल क्लास से। असम का आज वहां पर इतना भव्य शपथ ग्रहण हुआ, क्यों नहीं सादगी से हो गया गवर्नर हाउस में? क्या फराज किदवाई स्कूटी से सिर्फ चलेंगे? असम का जो शपथ ग्रहण है वो आपने जो बात बोली है, मैं नहीं जानती फराज जी कि आपने जो बात बोली वो अखिलेश जी को कितनी पसंद आएगी। आपने कहा मैंने अपनी गाड़ी बंद कर दी, अब मैं स्कूटी से चल रहा हूं। पर मैं इस शो में सराहना जरूर करूंगी इस बात की। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आम आदमी सुन रहा है और अगर वो कर रहा है तो मलूक जी वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी ही क्यों करेगा? इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह असम में हुआ आज, उसकी क्या जरूरत थी? सवाल गलत तो नहीं है उनका? रुको सुचरिता जी, फराज भाई को बहुत दिल से शुक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात देश के अपोजिशन में दूसरे नंबर की पार्टी का बहुत ही शालीन, बहुत ही बेहतर इंसान देश के नेशनल टेलीविजन पे प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं। मैं इनके लिए ताली बजाता हूं। पर एक काउंटर भी बात कहता हूं, अगर ये कह रहे हैं लोग क्यों माने, जब फराज किदवई देश की विपक्ष की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता मान सकते हैं तो देश के लोग क्यों नहीं मानेंगे? ये प्रश्न उठता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 12%, कहीं पे 14%, कहीं 17%, कहीं 22%, कहीं 27%, कहीं 33%, कहीं 47%, 46%, 56% तक महंगाई बढ़ी है और हमारे देश में 1% भी डीजल और पेट्रोल नहीं बढ़ा है। ये हजम नहीं हो रहा है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथियों को। जो फराज भाई ने बात कही है ये कांग्रेस को कहना चाहिए था अगर उन्हें जिंदा होना है, लेकिन वो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो उल्टी ही उल्टी बात करेंगे, अच्छी बात में भी खराब बात करेंगे और अच्छी बात के भी खिलाफ ही हमेशा बोलेंगे, देश के भी खिलाफ बोलेंगे, जनता के भी खिलाफ बोलेंगे। ऐसी बातों के साथ आके करना। सुचरिता जी एक बात कह खत्म करूंगा। देखिए मलूक जी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती कि सबकी बात जा सके, आम लोगों तक पहुंच सके और जो एक विमर्श है वो एक देश का विमर्श होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, वो डिमांड नहीं कर रहे हैं और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप वैश्विक परिस्थितियों में देश की मदद करेंगे, कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विरोध का स्वर इस तरह का ना हो जो अब शब्दों तक चला जाए, जैसा कि मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा।